नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ये वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, हर रोज हम सुर्खियां अखबार की इसलिए लेके आते हैं कि तमाम खास खबरों को, तमाम बड़ी खबरों को आप बहुत सरल भाषा में जान पाए, समझ पाए। चाय की चुस्कियों के साथ आप अखबार की सुर्खियों का लुत्फ उठा सकें। चलिए करते हैं शुरुआत। आपके साथ मैं दीपिका। तो महाकुंभ का संदेश एकजुटता और समाज में नफरत मिटाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया है कि मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर लोगों को जानकारी दी, संकल्प भी दिलाया है। देखिए, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए तमाम समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं जिसपे लाजमी भी होता है। और देखिए, इस बीच महाकुंभ चूंकि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, उसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी को लेकर साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प भी लोगों को दिलाया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जब हम महाकुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन, नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लेकर लौटें। कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। इस वक्त संगम तट पर भव्य तैयारियां चल रही हैं। देखिए, तमाम बड़ी बातें कही गई हैं मन की बात के जरिए और लोगों से सीधे सीधे कनेक्ट होने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं और इस बार उन्होंने जिक्र किया तो महाकुंभ का जिक्र किया है। चलिए आपको और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, एक हो पूरा देश। और देखिए, प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ है, ये संदेश एकजुटता का ही देता है और इसी को लेकर कहा कि गंगा की अविरल धारा न बटे, न हमारा समाज बटे। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का इसे महाकुंभ बताया कि देखिए, महाकुंभ में न सिर्फ आप स्नान करने जाएं, बल्कि ये एकता का महाकुंभ होना चाहिए जो एक मैसेज न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में कन्वे करे। देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि इस भव्य धार्मिक समागम का संदेश एकता स्थापित करना, समाज में नफरत व विभाजन को खत्म करना है। पीएम मोदी ने रविवार को इस वर्ष के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कम शब्दों में मैं कहूं तो महाकुंभ का संदेश एक पूरा देश है। तो दूसरे तरीके से कहूं तो गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा समाज, ये कहीं ना कहीं ये हमारा एक जरिया है और इसी के लेकर आपने कहा है कि करोड़ों लोग एकजुटता से जुड़ते हैं और लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय और कई अखाड़े, हर कोई इसका हिस्सा बनता है। ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। कहीं कोई भेदभाव ना हो, कहीं छोटा बड़ा ना हो, अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। क्योंकि महाकुंभ में आपने देखा होगा, न सिर्फ जो कह सकते हैं कि गृहस्थ हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, बल्कि साधु संत जो कि कंदराओं में, गुफाओं में एक साल तक, यूं कहते कई सालों तक तपस्या करते हैं, वो तमाम साधु संत भी आपको नजर आते होंगे, जिसमें नागा साधु विशेष तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए महाकुंभ का जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा कि देखिए, ये भी कहा कि एकता, समाज में विभाजन, विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प लेकर हम वापस आए, सिर्फ स्नान करने के लिए ना जाए। अब देखिए, डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। कैसे? पीएम ने कहा कि देश और दुनिया के श्रद्धालु इस बार डिजिटल महाकुंभ के साक्षी भी बनेंगे और डिजिटल नेविगेशन की मदद से अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने की जानकारी आपको मिलेगी। यानी कि आपके फोन पर एक ऐप के जरिए आप तमाम लोगों से जुड़ेंगे। महाकुंभ चूंकि जाहिर सी बात है कोई इतनी जगह पर नहीं व्यवस्थित किया गया है, उसे कहीं ना कहीं पूरा एक जिले के तौर पर देखा जाए कि इतना वृहद तौर पर महाकुंभ जो है वो चल रहा होगा, वो फैला होगा। कहाँ किसका अखाड़ा है, कहाँ आपको स्नान करना है, कहाँ विशेष तैयारियां हैं, विशेष आयोजन चल रहे हैं, इसकी जानकारी आपको अब एक ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से मिल जाएगी। पहली बार महाकुंभ में AI चैटबोट का इस्तेमाल होगा। देखिए, ये बहुत दिलचस्प वाली बात है और ये आपके जानने वाली बात भी है कि पहली बार चैटबोट का इस्तेमाल होगा। इसके जरिए 11 भाषाओं में कुंभ से जुड़ी आपको जानकारी मिलेगी। तो 11 भाषाएं, यहाँ सिर्फ हिंदी, ना सिर्फ अंग्रेजी, बल्कि तमाम 11 भाषाओं में जो अलग अलग तरीके से आपको बताएंगी कि महाकुंभ का महत्व क्या होता है। इसके अलावा
पूरा मेला क्षेत्र को एआई संचालित कैमरों से कवर किया जा रहा है। यानी कि एआई कैमरे लगाए जाएंगे पूरे मेले पे, पूरे की जगह एक एक कैमरे में बारीकी से नजर रखी जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा इन कैमरों से अपने बिछड़े लोगों को आप खोज पाएंगे, उसमें आपको मदद मिलेगी। तो कई मायनों में प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ जो है वो आपके जीवन में एक अलग तरीके से क्रांतिकारी बदलाव लाए, ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत विशाल है, बहुत भव्य है, बहुत दिव्य है। तो इसकी भव्यता दिव्यता को देखने के लिए आप महाकुंभ जरूर जाइए, और ना सिर्फ स्नान करके लौटें बल्कि एक संकल्प के साथ आप वहां से लौटें और आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए, ये अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। चलिए खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अस्थियां यमुना में विसर्जित हुई हैं। देखिए अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियों को दिल्ली में गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब के पास यमुना घाट पर विसर्जित किया गया। देखिए किस तरीके से आखिरी सांस उन्होंने ली थी एम्स में, और सरल स्वभाव के साथ साथ जो उनकी नीतियां हैं वो स्पष्ट तरीके से किस तरीके से देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी, ये सभी ने देखा। और हम तस्वीर भी आप तक दिखाएंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से यमुना घाट पर उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। देखिए तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिन निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दिल्ली में गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब के पास यमुना घाट पर एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हम तस्वीर भी आप तक साझा करें, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उनके जो तमाम परिजन हैं वो मौजूद थे, और वाकई बहुत ये गमगीन वाला क्षण था, चूँकि हम ये हमेशा से कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी के जाने से राजनीति के आर्थिक सुधारों के एक अध्याय का मानो अंत हो गया हो, इसलिए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं। थोड़ी सी आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में अस्थि विसर्जन की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि हम सभी मनमोहन सिंह की राष्ट्र के प्रति सेवा, उनके समर्पण, उनकी सादगी को याद रखेंगे। 1 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित अपने आधिकारिक आवास पर अखंड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। तो संसद परिसर के पास रकाबगंज गुरुद्वारे में 3 जनवरी को भोग, अंतिम अरदास कीर्तन होगा। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता 92 साल की उम्र में निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस बीच आपको देखा होगा जब उनका देहांत हुआ था तब ये राजनीतिक गलियारों में तमाम चीज़ें गहमा गहमी हो गई थी कि उनके लिए एक स्मारक बनाई जाए। ये कांग्रेस का कहना था, निगम बोध घाट की जगह जिस जगह उनकी स्मारक बनी जाए उस जगह पर ही उनका अंतिम संस्कार हो। हालांकि रात में ही कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, इसमें साफ कर दिया गया कि देखिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन स्मारक को ज़रूर बनाया जाएगा, लेकिन अभी उनके जो रिचुअल्स हैं अंतिम वो ज़रूर पूरे किए जाएं, ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था। बहरहाल अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। किसान आंदोलन का जिक्र होगा। अब पंजाब बंद, देखिए आज वापस से रेल बंद हो जाएंगी, 9 घंटे रेल बंद होंगी, बसें नहीं चलेंगी, सब्जियां, दूध सप्लाई फिर से प्रभावित हो जाएगी। तो शाम 4 बजे के बाद ही बहाली हो पाएगी। अमर उजाला, दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो केंद्र सरकार के पर वादा खिलाफी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं तमाम किसान, और इसी को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोल किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, आंदोलन की अगुवाई करे किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि 30 दिसंबर को यानी कि आज पंजाब बंद का ऐलान किया जाएगा। और इसी के अनुसार आपको बता दें कि तमाम जो दिक्कतें हैं वो जारी रहेंगी। आमरण अनशन 34वें दिन भी जारी रहा डल्लेवाल का, और उनकी सेहत में भी कोई सुधार नहीं है। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, और दैनिक भास्कर की कटिंग में आप तक पहुंचा रही हूँ। इससे पहले देखिए अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। तो देखिए पंजाब बंद, आज 9 घंटे रेल बसें नहीं चलेंगी, सब्जियां, दूध सप्लाई
ये बाधित होगी। शाम 4 बजे के बाद ही बहाली हो पाएगी। चलिए थोड़ा सा और डिटेल आपको बता दें, बंद के समर्थन में ये ट्रैक्टर मार्च भी कहीं ना कहीं किसानों ने निकाला था। तो लुधियाना में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। और आपको ये भी बता दें कि केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से किसानों की किसानी मांगों व आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेने की नीति से नाराज जो किसान संगठनों ने सोमवार 30 दिसंबर को मुकम्मल पंजाब बंद का आह्वान किया है। सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सड़कों पर वाहनों और रेलों का आवागमन ठप रहेगा। और बंद के मद्देनजर रेलवे ने 106 ट्रेनों को रद्द, कई ट्रेनों को डाइवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट किया है। इधर बंद के समर्थन में रोडवेज की 1686, पीआरटीसी की 1125, 5500 निजी मिनी बसों का चक्का जाम रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें, धार्मिक संस्था एसजीपीसी, पंजाब कांग्रेस कर्मचारी, सामाजिक व्यापारिक संगठन भी बंद के समर्थन में हैं। फिलहाल लुधियाना में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर लोगों से बंद के लिए समर्थन की अपील की है। तो किसान संगठनों के संयोजक सरवन सिंह पंधे ने कहा कि अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, संगरूर, पटियाला समेत 22 जिलों में किसान 140 जगह नेशनल हाईवे, टोल प्लाजा, रेलवे लाइन को बंद कर प्रदर्शन को जारी रखेंगे। पठानकोट में माधोपुर से पंजाब बॉर्डर, संगरूर से हरियाणा बॉर्डर बंद रहेगा। लुधियाना में लाडोवाल टोल, मुल्लापुरा, दाखा रोड समेत माझा, मालवा, दोआब में हर टोल, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी, जिससे कि लगभग सब्जियां, दूध की सप्लाई प्रभावित रहेंगे और 9 घंटे का ये पूरा जाम रहेगा। अच्छा, इस बीच आप देखिए 34 दिन भी जो आमरण अनशन है डल्लेवाल का, वो भी जारी रहा है। तो आपको बता दें कि उनके स्वास्थ्य को लेकर 31 दिसंबर को पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल भी करेगी। और ये कहा गया था, आपको भी याद होगा, कि डल्लेवाल की तबीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको कम से कम उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप ये मत करिए कि उनका अनशन तोड़वाइए, लेकिन आप एक टीम जो स्वास्थ्य के लिए जो उनकी मॉनिटरिंग करती रहे, एक टीम को आप मेडिकल टीम को तैयार रखिए जो उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा बुलेटिन अपडेट करती रहे। तो फिलहाल देखिए 34वें दिन भी डल्लेवाल का अनशन जारी रहा। ब्लड प्रेशर बेहद कम होकर 88 और 59 हो गया है। रविवार को पूर्व एडीजीपी जसकरण सिंह और डीआईजी मनदीप सिंह ने बॉर्डर पर किसानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो फिलहाल देखिए 4000 पेट्रोल पंप, इमरजेंसी जो सेवाएं वो ज़रूर खुली रहेंगी, लेकिन जो आपको तमाम चीज़ें, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, ये सेवाएं प्रभावित रहेगी। हालांकि लुधियाना में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया, लोगों से तक अपील की गई है कि आप भी इसमें समर्थन करिए। अब देखा ये होगा कि इस पूरे बंद को क्या रिस्पांस मिल पाता है। चलिए खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पटना में 5वीं बार लाठियां चली हैं। प्रशांत किशोर समेत 700 से अधिक पर केस दर्ज हुआ और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पे वापस से लाठियां भांजी गई। और इस बार आपको बता दें कि न सिर्फ लाठियां बीपीएससी के छात्रों पर भांजी गई, बल्कि साफ तौर पर आपको भी बता दें कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन पर भी निशाना साधा गया है। देखिए फ्रंट पेज पर अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। हालांकि छोटा कॉलम में दी है, लेकिन खबर के मायने काफ़ी बड़े हैं। देखिए इस खबर को यहाँ जगह दी है, आपको बताने थोड़ा डिटेल में भी इस खबर को। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों पर रविवार देर शाम वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। चौथी मरतबा था। इसके बाद भी अभ्यर्थी नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान आपको बता दें कई छात्र घायल हो गए हैं। आंदोलन को लीड कर रहे रहमांशु सर समेत 1 दर्जन अभ्यर्थियों को पुलिस ने डिटेन किया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद 600 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जन सुराज के अध्यक्ष हैं मनोज भाटी, कोचिंग संचालक रहमांशु मिश्रा, सुजीत कुमार, सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम स्नेहित, आर के मिश्रा, प्रशांत किशोर के 2 बाउंसर इसमें शामिल हैं। अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। छात्र शाम 5 बजे सीएम आवास तक पैदल मार्च के लिए निकले। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, उन्हें रोक दिया था। प्रशांत किशोर को भी जेपी गोलबंदर के पास ही रोक दिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार पटना में लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग और वापस से कराने की मांग की जा रही है। हालांकि बीपीएससी, देखिए आपको बता दें बिहार लोक सेवा आयोग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो 13 तारीख को परीक्षा हो चुकी है उस परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। परीक्षा संपन्न हो चुकी है। हाँ, जहां से खबर लीक की आई थी उस जगह पर वापस से पेपर करवाए जाएंगे, लेकिन किसी और सेंटर पर। तो आप घरों को लौट जाइए, आपका कुछ नहीं होगा।
तो ये साफ तौर पर मैसेज कन्वे कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे आंदोलन को और भी ज़्यादा हवा दी जा रही है। प्रशांत किशोर ने हवा दी, उनके सहयोगियों ने हवा दी और साफ तौर पे आपको बता दें कि अब नतीजा ये निकला कि उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब देखिए, लोक सेवा आयोग ने साफ कह दिया, चौथी बार लाठियां भांजी गई। अब ये देखना होगा क्या सरकार में और अभ्यर्थियों में कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या फिर नहीं। बीजेपी ने 5,000 नाम कटवाने व 7,500 जुड़वाने के लिए आवेदन दिया है। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। फर्जी वोटर बनाने का दबाव बना रहे हैं केजरीवाल। अमर उजाला, दैनिक भास्कर इस खबर को जगह दी। देखिए, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया है। इस बार फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने का प्लान बना रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले 15 दिनों में वोटर्स के आंकड़ों में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इस दौरान 5,000 नाम कटवाने, 7,500 नाम नए जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी गई है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस खबर को जगह दी है। दैनिक भास्कर ने केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस से संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को जगह दी गई है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि भाजपा हरियाणा के लोगों को नई दिल्ली के वोटर एप्लीकेशन में डलवा रही है। अब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। फर्जी वोटर के आरोप पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पलटवार किया है और इसमें कहा कि देखिए, भाजपा साम दाम दंड भेद ये सभी अपना रही है चुनाव जीतने के लिए और अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि फर्जी वोटर्स का नाम जुड़वाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि एक घर में 47, दूसरे में 22 वोट, लेकिन वहां कोई रहता ही नहीं था। ये कहना अरविंद केजरीवाल का है। तो विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच फर्जी वोटर्स को लेकर घमासान एक बार फिर से छिड़ गया है। शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा आम आदमी पर फर्जी वोटर्स के आरोप पर पलटवार करते हुए रविवार को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवाने का आरोप लगवाया है। रविवार को सीएम आतिशी आप सांसद संजय सिंह व अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता वे कर रहे थे। तो केजरीवाल ने कहा कि 29 अक्टूबर से लेकर अभी तक 10,000 नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए वे आए हैं और इसमें 14 दिसंबर 2,700 थे। 15 दिसंबर से अब तक 7.5 हजार एप्लीकेशन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए वो सामने आए और केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा के लोगों को वोटर कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन डाल रखा है। तो फिलहाल देखिए, भाजपा नई दिल्ली विधानसभा में 12% वोट गड़बड़ कर रही है, ये साफ तौर पर केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए, 5,000 नाम कटवाने, 7,000 जुड़वाने के लिए आवेदन दिया गया है और इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है। ये केजरीवाल का कहना है। केजरीवाल कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को खिलाना शुरू कर दिया है और हमेशा की तरह यूं कह सकते हैं कि जीतने का प्लान बना रहे हैं। और पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले 15 दिनों में वोटर्स के आंकड़ों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इस दौरान 5,000 नाम कटवाने, 7,500 नए नाम जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी गई है। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित को आपको बता दें कि उन्होंने मैदान में भी उतारा है। किसी कांग्रेस का जिक्र करते हैं। बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो नहीं किया। उधर आप सांसद संजय सिंह का दावा है कि बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोटर लिस्ट में नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी, जबकि नई दिल्ली विधानसभा के वोटर हैं। इधर इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से होने वाली हार से अरविंद केजरीवाल अभी से बौखला गए हैं और ये तमाम तरह के जो बड़े बड़े आरोप हैं वो लगा रहे हैं। हालांकि आप बताइए कि किस तरीके से 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, इसका डर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सता ही रहा है। ऊपर से कथित शराब नीति घोटाले का जो मामला है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। अवैध रूप से रहे बांग्लादेशी को वापस भेजें, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को तरजीह दी है।
5 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट जिला पुलिस ने भी 8 बांग्लादेश निवासियों को डिपोर्ट किया। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने झुग्गी झोंपड़ी संदिग्ध इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। चेकिंग के दौरान संदिग्धों के वोटर आईडी और आधार कार्ड चेक किए गए हैं। तो 15 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा किया, डिपोर्ट किया गया है। देखिए खबर काफी बड़ी है, जो कि अब देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव नजदीक होने के नाते अब लगातार इस तरह की कार्रवाई जोर पकड़ती जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर को अलग अलग तरीके से जगह दी गई है। बांग्लादेशियों को यहां पर पकड़ा गया है। देखिए अमर उजाला ने के सहित दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को तरजीह दी है। अब तक इसकी कटिंग भी हम पहुंचा रहे हैं। देखिए इस कटिंग के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से खबर जो है काफ़ी मायने रखती है। तो फिलहाल देखिए इस खबर को जगह दी गई है। बांग्लादेशियों में से मोहम्मद उमर फारूक रियाज मियाँ की गिरफ्तारी अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास हुई। इसके अलावा दिल्ली के वसंत कुंज थाना इलाके में चल रहे 8 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़कर वापस बांग्लादेश भेज दिया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है कि अधिकतर जो बांग्लादेशियों में आपको बता दें कि उसमें कहीं ना कहीं आधार कार्ड उनके बन चुके। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बांग्लादेशियों का आना, घुसपैठियों का आना, ये हमेशा से चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, एक दूसरे पर वो ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें इस बारे में और भी जानकारी आप तक साझा करते हैं। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया और देखिए पुलिस की ओर से दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एलजी ने निर्देशों के तहत दोनों जिला पुलिस ने गश्त की। 48 घंटे में कुल 15 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। 6 महिलाएं जिसमें शामिल थी और 6 बच्चे शामिल थे। इन्हें गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया गया है और एफआईआरओ को सौंपा गया है। डीसीपी दक्षिण जिला अंकित चौहान ने बताया कि टीम ने स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर संदेहास्पद क्षेत्रों में लोगों के दस्तावेजों की जांच की, तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कई के तो यहाँ पर आधार कार्ड भी बने हुए थे। जांच के दौरान 28 दिसंबर को अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें नेत्रकोना बांग्लादेशी निवासी 33 वर्षीय मोहम्मद उमर फारूक, कुमिला बांग्लादेशी 20 वर्षीय रियाज मियाँ उर्फ रिमान खान, 5 महिलाएं शामिल थी। इन प्रवासियों ने पूछताछ में उनके मोबाइल फोन की जांच करने पर बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज को पहचान पत्र पाए गए। गिरफ्तार किए गए अवैध प्रवासियों को एफआईआर और आर.के. पुरम आपको बता दें दिल्ली में पेश किया गया है। हालांकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है और इस बीच हमेशा से कहा गया था कि चाहे वो रोहिंग्याओं का मसला हो या फिर बांग्लादेशियों का मसला हो, ये मसला जो है वो आगे भी गहराएगा। और देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए पुलिस भी जो है वो काफ़ी सक्रिय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये अवैध जो आधार कार्ड बन गए वो आखिरकार कैसे बन गए, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल देखिए लगातार ऑपरेशन इस तरीके के चल रहे हैं। वेरिफिकेशन अब सभी का, जिन जिन पर डाउट्स होगा उन सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कटरा में सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, श्राइन बोर्ड ने बात कही है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है और इसी को लेकर कहा गया है, कटरा का जिक्र किया गया है कि सभी का ख्याल इस पे रखा जाएगा, किसी कोई दिक्कतें ना हो। तो जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, ये बात भी कही गई है और इस खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोपवे के बीच कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इस मुद्दे का हल बातचीत से निकलेगा। उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में प्रयासरत है। एलजी ने कहा कि रोपवे बनने से पुराने रूट से जाने वाले यात्रियों की संख्या कम नहीं होगी। रोपवे के इस्तेमाल के लिए टिकट कटरा में निहारिका में ही लेना होगा और ऐसे में जो भी रोपवे से जाना चाहेगा उसे कटरा आना पड़ेगा। जरूरत पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट पर भी बात की जा सकती है। तो फिलहाल थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दें, जो अखबार में इसको तरजीह दी गई है। रोपवे विवाद था, देखिए विवाद जो था उस विवाद को समझिए। रोपवे का विवाद था और रोपवे के विवाद के बीच एलजी ने
आश्वस्त किया कि देखिए सभी के हितों का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। बोले वार्ता से ही इसका हल निकल जाएगा, यानी कि आप कम्युनिकेशन करिए, आप जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। विकास भी ज़रूरी है और जीविका भी उतनी ही ज़रूरी है। तो उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन जीविका पर इसका असर ना हो, इसका हमेशा यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ना होने दिया जाए। माता के दर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग व दिव्यांग भी होते हैं। रोपवे से भवन तक जाने में उनकी राह आसान होगी, क्योंकि जो आसपास के दुकानदार थे उनका कहना था कि रोपवे बनने से उनको यहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि लोग सीधे रोपवे के जरिए माता वैष्णो देवी के मंदिर करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुँच जाएंगे। जो बीच में शॉपिंग करते हैं, बीच में वो जाते हैं, गुजरते हैं, वहाँ से वो नहीं गुजरेंगे। इससे उनको भारी दिक्कतों का सामना भी होगा, उनको लॉस होगा। तो इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोपवे के विवाद के बीच कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सभी हितधारकों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। इस मुद्दे पर हल बातचीत के जरिए ही निकलेगा। उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में प्रयास कर रही है। एलजी ने कहा कि रोपवे बनने से पुराने रूट से जाने वाले यात्रियों की संख्या कम नहीं होगी। देखिए, आप ही मान लीजिए कि जो यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी संख्या में कमी नहीं आएगी, संख्या उतनी ही रहेगी, लेकिन ये सुविधा हो जाएगी उन लोगों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो दिव्यांग हो, ये उनके लिए सुविधा हो जाएगी। और कटरा में ही उनको निहारिका में ही टिकट लेना होगा। ऐसे में जो भी रोपवे से जाना चाहेगा उसे कटरा आना ही पड़ेगा। तो कटरा के जो बाशिंदे हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो यूँ कह सकते हैं बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको दिक्कतें नहीं होंगी, ये एलजी कह रहे हैं। उपराज्यपाल ने रविवार को राजभवन में कहा कि रोपवे का निर्माण एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में हो रहा है। एनजीटी के पुराने मार्ग से घोड़े खच्चरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कहा। बोर्ड उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। तो फिलहाल सजावटी स्ट्रीट लाइटें, फसाद लाइटें लगवाई जा रही हैं। माणगंगा घाट का विकास किया जा रहा है। आगे भी इस बाबत यदि सुझाव आएंगे तो उस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, विकास के चलते किसी के जीविका पे ना आए, ये पूरी कोशिश सरकार की रहती है। ये उपराज्यपाल का फिलहाल यही कहना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए, ये भी कहा उन्होंने कि देखिए पूरा जो पालन हो रहा है, ये अनुपालन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। तो एनजीटी ने पुराने मार्ग खच्चरों को उसी तरीके से हटाया जाएगा और सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही विकसित किया जाएगा, और विकास भी ज़रूरी है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ठंड की। जी हाँ, ठंडी हवाओं ने अब कपकपी को और बढ़ा दिया। 3 दिन के लिए कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। पहाड़ों से आ रही बर्फ से कहीं ना कहीं जो बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है, इसका असर अब मैदानी एरियाज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये बड़ी वजह यही है कि साफ तौर पे आपको बता दें कि ठंड से अब जो कह सकते हैं कि साल का अंतिम जो दिन जा रहे हैं वो कड़ाके की ठंड की चपेट में आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमें देखा होगा, तेज़ हवाओं का चलने का सिलसिला जो शुरू है, इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ठंड अब कपकपा देगी। फिलहाल देखिए, शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि लगातार बर्फबारी होने से अब चुभने वाली जो ठंड है वो अब दिल्ली एनसीआर और जितने भी मैदानी एरियाज हैं उसमें पड़ने लगी है। तो पहाड़ों से आ रही बर्फबारी से ठंडी हवाओं ने मैदानों में कपकपी बढ़ा दी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। घने कोहरे के चलते कई स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर से 0 तक दर्ज की गई है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 9:30 बजे दृश्यता 350 मीटर पर दर्ज की गई है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें ठंड का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बर्फीली हवाओं से चुभने लगी है ठंड, और इस बात की हम तस्दीक लगातार करते जा रहे हैं। किस तरीके से ठंड चुभने वाली हो गई है। देखिए, अब आपको बता दें किस तरीके से उत्तर भारत के कोहरे शीत लहर की चपेट में आने से 5 डिग्री तापमान गिर चुका है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ठंड जो है वो लगातार अब अपना असर दिखा रही है। तो फिलहाल हम तस्वीर भी आपको दिखाई थी। देखिए, एक बार आपको जो तस्वीर में देख पाएंगे, देखिए यहाँ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस जगह देखिए, एक बार फिर से मैंने कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं कि मनाली का हम जिक्र कर रहे हैं। मनाली में देखिए ज़रा आप, जो पहिए हैं ना वो थम गए हैं, रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। और देखिए बर्फबारी इस कदर हो रही है, ये लंबी लंबी जो कतार आप देख पा रहे हैं ये पर्यटकों की है, उनके वाहनों की है, और यहाँ पर रफ्तार पे मानो ब्रेक लग गया हो। उत्तर भारत कोहरे शीत लहर की चपेट में 3 से 5 डिग्री तापमान अब गिर सकता है। और देखिए, दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर दृश्यता 350 मीटर रही है। पहाड़ों पर पारा 0 के नीचे है। लेह में न्यूनतम तापमान है
11.5 डिग्री। तो पहाड़ों की सफ़ेद चादर से लकदक हो चुके हैं पहाड़। तो पहाड़ राज्यों में यदि हम जिक्र करते हैं, सफ़ेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव का जिक्र किया जाए, न्यूनतम तापमान -8.0 हो गया। गुलमर्ग में -8.5 डिग्री और लद्दाख लेह में तापमान 11.5 डिग्री चला गया है। हिमाचल में 340 सड़कें बंद हो चुकी हैं। तमाम जो यात्री हैं, सैकड़ों यात्री अभी फंसे हुए हैं। तो हिमाचल में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा 340 सड़कें बंद हो गई हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, चंबा में सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। अटल टनल, रोहतांग, जड़ोदी दर्रा भी बंद है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में लोग फंस गए हैं। दिल्ली में ठिठुरन इस कदर बढ़ गई है कि पारा चढ़ गया है। तो दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक और 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बावजूद ठंडी हवाओं के चलते राहत नहीं मिली। देखिए, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी लकदक हो चुके हैं पहाड़। पर्यटकों के लिए तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर के साथ साथ कहीं कहीं ये भी कि जाम में अब आपको फंसना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिसल हो चुकी है बहुत ज्यादा। बावड़ी में किया गया शंखनाद, पंफलेट भी बांटे गए हैं। पुलिस ने दौड़ाया तो भाग निकला युवक। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी। मोहसिन बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज के खाली प्लॉट में मिली बावड़ी की खुदाई के दौरान एक युवक ने बावड़ी में उतरकर शंखनाद कर दिया। शंखनाद सुनकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस युवक को पकड़ने के लिए दौड़ी और चकमा देकर ये युवक भाग निकला है। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। फिलहाल मैं अमर उजाला की कटिंग आप तक पहुंचा रही हूँ। पुलिस युवक को तलाश रही है। इधर दूसरे समुदाय के लोगों का कहना है कि माहौल को बिगाड़ने की साजिश की गई है और कोशिश करने वाले शरारती तत्वों पर कार्रवाई की जाए। रोजाना की तरह रविवार को सुबह 10 बजे नगर पालिका परिषद की टीम मजदूरों के साथ मौके पर पहुंची। बावड़ी के अन्य हिस्से की तलाशी ली गई। खुदाई का काम शुरू हुआ दोपहर करीब 12 बजे। मजदूरों की टीम अलग अलग टीमें स्थानों पर लगी हुई थी। उसी बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक बार फिर से आपको बता दें कि बावड़ी में शंखनाद किया गया, पंफलेट भी बांटे गए। पुलिस ने दौड़ाया तो भाग निकला ये युवक। देखिए, चंदौसी पंफलेट में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से चंदौसी आने का निवेदन किया गया। इस पंफलेट के जरिए जो कहा गया, मुस्लिम बहुल मोहल्ला है लक्ष्मणगंज के खाली प्लॉट में बिल्ली बावड़ी की खोदाई के दौरान दोपहर करीब 12 बजे युवक ने बावड़ी में उतरकर शंखनाद कर दिया और शंखनाद सुनकर पुलिस के होश फाख्ता हुए। पुलिस को पकड़ने के लिए युवक को पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ी और युवक भाग निकला। पुलिस युवक को तलाश रही है। इधर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और शरारती तत्वों पर कार्रवाई की जाए। रोजाना की तरह रविवार को भी सुबह 10 बजे नगर परिषद टीम पहुंची थी और शंखनाद की आवाज़ सुनकर मौजूद कोतवाली पुलिस दौड़कर मौके पर पहुंची। इससे पहले युवक चकमा देकर भाग निकला है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें शंखनाद के बाद सख्ती अब कर दी गई है। बावड़ी में शंखनाद के बाद पुलिस ने सख्ती बरतना अब शुरू कर दिया है। शंखनाद के बाद पुलिस ने गली के गेट पर मुस्तैद हो गई है। बावड़ी देखने आने वाले बाहरी लोगों को बावड़ी की ओर जाने से रोकती रही है और इसके काफ़ी लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि ये खुदाई चंदौसी में हुई थी और लक्ष्मणगंज में 8वें दिन रविवार को भी बावड़ी के अस्तित्व में लाने के लिए खुदाई का काम जारी है। लेकिन इस बीच थोड़ी सा सतर्कता जो है पुलिस को भी बरतनी होगी कि ज़रा सी चूक से जो माहौल है वो भी ख़राब हो सकता है। हालांकि पुलिस यही कोशिश करी कि इस तरह की जो असामाजिक तत्व हैं वह माहौल को ख़राब न कर पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल देखिए, शंखनाद जब करना शुरू किया गया था तब कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़्यादा हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्पेस डेस्क की लॉन्चिंग आज हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र और मानव मिशनों का भविष्य होगा तय। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और लगातार आपको इस बारे में जानकारी भी हम साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है और इसी के चलते तमाम तरीके से अलग अलग अंदाज से इस खबर को अलग अलग तरीके से इस खबर को छापा गया है। तो फिर आपको दिखाई रहे हैं किस तरीके से अंतरिक्ष केंद्र और मानव मिशनों का भविष्य आज तय किया जाएगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ख़ास मुहिम होगी। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है। हमारी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वाकई बहुत बड़ी और बहुत स्पेशल ये खबर। देखिए, स्पेसएक्स की लॉन्चिंग आज, अंतरिक्ष केंद्र मानव मिशनों का भविष्य तय किया जाएगा। फिलहाल जानकारी आपको दिखा दें, इसरो लंबी छलांग को तैयार है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी और गौरवान्वित करने वाली खबर भी है। इसरो लंबी छलांग को तैयार है। अमेरिका, रूस, चीन के विशेष क्लब में भारत भी शामिल हो जाएगा
और देखिए कैसे होगी। फिलहाल आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। आज सोमवार रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शास स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स को लॉन्च किया जाएगा। स्पेडेक्स को PSLV C60 से रवाना किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि इसके जो खूबियाँ खासियत क्या होगी, इससे बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट बता दें आपको, स्पेडेक्स मिशन PSLV की ओर से प्रक्षेपित 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग कर अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को देखने को मिलती है। इसी बीच इसकी जो ज़रूरत है यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों हुई, तो आप ज़रा ये भी जान लीजिए। देखिए, इसरो के अनुसार जब अंतरिक्ष में कई ऑब्जेक्ट होते हैं और उन्हें एक साथ लाना होता है तो डॉकिंग की जाती है, इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा, डॉकिंग की प्रक्रिया वो होती है, इसकी मदद से 2 अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट एक साथ आकर जुड़ते हैं और डॉकिंग कई तरीके से होती है। अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल डॉक करते हैं, दबाव बराबर कर चालक दल के लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। मिशन की सफलता भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन में स्थापित करके चंद्रयान 4 और मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए अहम है। एक उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरने, मलबे को हटाने, अन्य प्रयोगों के लिए आधार को तैयार किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पल है वो आपके और हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि हम भी अमेरिका, चीन के बाद में कह सकते हैं अपना एक अलग प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको बता दें, इस उपग्रहों को 776 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। उपग्रहों की जो सफल लॉन्चिंग के बाद जनवरी 2025 में इसके सप्ताह में इस उपग्रहों के जरिए अंतरिक्ष में जोड़ने को अलग अलग डॉकिंग अनडॉकिंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी क्रिकेट की। मेलबर्न टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 333 रन की हुई। आखिरी विकेट 55 रन पर जड़ चुका। बुमराह की धार देखने को मिली, लियोन बने दीवार। तो दैनिक भास्कर, अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबोर्न में खेला जा रहा है और इस बीच इस बॉक्सिंग डे टेस्ट चौथे दिन भी खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट गंवाकर 228 रन की बनाए और पहली पारी के आधार पर उनके पास 105 रन की बढ़त थी। तो फिलहाल देखिए आपको इस खबर की जानकारी भी हम साझा कर रहे हैं। तो मेलबर्न टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल बढ़त मिली हुई है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से इस खबर को छापा गया है। देखिए यहाँ पर यदि हम दैनिक भास्कर को देखते हैं तो दैनिक भास्कर में यहाँ पर किस तरीके से इसको हेडलाइंस बनाया गया है। दैनिक भास्कर की देखिए अब जरा, 105 रन की बढ़त थी। ऐसे में टीम की कुल बढ़त 333 रन की हो चुकी है। अब मेलबोर्न में सिर्फ एक बार 300 से ज़्यादा रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेस किया गया। भारत को मेलबोर्न के इतिहास में रचना होगा और इस मैदान पर सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मेलबोर्न में टेस्ट में सफल चेज 332 रन का था, जो इंग्लैंड ने 1928 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। तो फिलहाल देखिए बुमराह की धार तो ज़रूर देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं लियोन दीवार बन गए। तो ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 333 रन की हुई। आखिरी विकेट 55 रन को जोड़ चुका था। तो फिलहाल देखिए बुमराह ने शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के मध्यम क्रम को तहस नहस तो किया। उन्होंने हेड, मार्श और कैरी को महत्वपूर्ण झटके दिए। सिर्फ दूसरी बार 10वें विकेट की जोड़ी दोनों पारियों में 50+ गेंद तक टिकी रही है। तो MCG टेस्ट में नॉर्थन लियोन, स्टॉक बुलैंड की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान कर रही है और 10वें विकेट की जोड़ी दूसरी पारी में 17.4 ओवर खेल चुकी है, जबकि पहली पारी में इस जोड़ी ने 8.3 ओवर बल्लेबाजी की थी। तो चौथे दिन के टेस्ट में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की 4 विकेटों ने एक समय मैच को चेंज किया था, लेकिन निचले क्रम में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों में खासकर नाथन लियोन और बॉलेंड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बढ़त को बना लिया और लक्ष्य पहुंचा दिया 333 तक का। तो फिलहाल देखना होगा कि क्या ये टीम इंडिया के लिए आगे क्या उनके लिए ये फायदे का सौदा साबित होगा, किस तरीके से वो इस लक्ष्य को चेस कर पाएंगे। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और इसी के साथ सुर्खी अखबार की में अभी के लिए बस इतना ही।